क्वेश्चन ही कर लेते। कौन सी वाला क्वेश्चन था सर? It was in 18. चलो ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. चलो ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन आ रहा था explain the concept of maxima and minima with suitable example। ये कर लो या बताना पड़ेगा? मैक्सिमा मिनिमा क्या है और एग्जांपल के हेल्प से इसको मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है वो बता सकता है मुझे? मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या है जिसका डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट सिंपली है क्या? और फिर अगर उसको क्वेश्चन में हम लोगों को सॉल्व करना है तो किस तरह से निकालना होगा, क्योंकि वो एक एग्जांपल भी पूछ रहा है तो उसके लिए भी वो बताना पड़ेगा। बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा क्या है? व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा? इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये पता है? बता सकते हो कोई? किसी को नहीं पता? देखना, व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा? मैम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, उस फंक्शन का मैक्सिमम जिस अगर कोई भी फंक्शन ले रहे हैं तो उस फंक्शन का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है और जो मिनिमम पॉइंट है वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताना है। तो मैक्स फॉर एनी गिवन फंक्शन आप जो भी वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है एक्स का दो वैल्यूज निकलता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स का तीन वैल्यू आएगा। तो उस तीनों में से कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स है जिस पे वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा या फिर मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, वो जो रिजल्ट देगा वही आपका मैक्सिमम और मिनिमम है। और फिर आप उसको क्वेश्चन के एग्जांपल के बेसिस पे, डिफरेंशिएशन के बेसिस पे सॉल्व करके बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करो। सॉल्व कब करो मतलब कोई फंक्शन डिफाइन कर दो एग्जांपल के लिए, उसको डिफरेंशिएट करो, उस डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। जब कोई भी फंक्शन है इसमें एग्जांपल अगर देना है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आप डिफाइन कर देना, तो एग्जांपल उसमें जो टर्म है वो मैथमेटिकल टर्म डिफाइन कर लेना। उसके बाद एग्जांपल में मान लीजिए कोई एक फंक्शन आप ले सकते हैं। सपोज एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका वैल्यू 3x² +2 मान लो, यही एक फंक्शन है +2 x ले लीजिए, ये एक फंक्शन है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहला काम है जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो वो फंक्शन लिखिए, दूसरे केस में इसको डिफरेंशिएट करिए तो जो dy/dx आएगा, हाँ बोलो, या फिर f' x होगा
वो वैल्यू इसका डिफरेंशिएटेड रिजल्ट होगा, जो कि यहाँ पे 6x और 2 आ जाएगा। 6x और 2 जो आया है वो वैल्यू बता रहा है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग, ये फर्स्ट अटेम्प्ट होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। सेकंड अटेम्प्ट होता है जो डिफरेंशिएटेड वैल्यू आया है उसका वैल्यू 0 से रिप्लेस कर दो, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 से रिप्लेस कर दोगे। जब ये रिप्लेस करोगे तब इसको सिंप्लीफाई करो। अब इसको 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप इसको डिफाइन करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू जो होगा वो 6x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा, या फिर -2/3 2/6 करो, या फिर उसको और सिंप्लीफाई करके -1/3 कर दो। ये एक वैल्यू हम लोग निकाल के x का रख रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। सेकंड डेरिवेटिव मींस ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी आ चुका है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो f डबल डैश x आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो रिजल्ट 6 आया है। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें मिनिमा मिलता है, और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा मिलता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो जो इस केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो मिनिमा मिलेगा। मतलब x का वैल्यू अगर हम -1/3 रख दें इस फंक्शन पे, तो ये फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप एग्जांपल में ये डाल सकते हैं, इसका हमें जो रिजल्ट मिला है वो मिनिमा मिला है फॉर दिस गिवन फंक्शन। ठीक है, समझ आया ये? कैमरा से कैसे क्यों बंद कर दिया? कैमरा ऑन करो सचिन। प्रेरणा, आदर्श, सुयश। ठीक है, इसी मेथड से हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, और एग्जांपल भी देना है। मैक्सिमा, ये एग्जांपल तुम्हारा मिनिमा का हो गया। इसी तरह का कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लो जो एग्जांपल मैक्सिमा का हो सकता है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का इसी तरह का एग्जांपल देके आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कॉन्सेप्ट डिफाइन कर देना है, देन मैक्सिमा का एग्जांपल डाल देना, एक मिनिमा का एग्जांपल डाल देना। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा फंक्शन हो जाए जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही एग्जिस्ट करे, तो फिर वो भी हो सकता है एग्जांपल आपको। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा अगर चूंकि अलग अलग डिफाइन करने बोला जा रहा है, तो पहले मैक्सिमा डिफाइन करो, मैक्सिमा का एग्जांपल दे दो, दूसरे में मिनिमा डिफाइन करो और मिनिमा का एग्जांपल दे दो, यही तरीका है। ठीक है, बन जाएगा ये, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है इस पर पूछा गया है, और इसमें ऑप्शंस भी है, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका बाकी में कॉन्सेप्ट कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y is equal to 1 plus 1 by x, so that y is a strictly decreasing function for the real values of x. डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम कुछ कंडीशंस लिखवाए थे, है लिखा हुआ, जरा देखो तो उससे उससे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी ये पता चलेगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर क्या है। उसमें कंडीशंस जो लिखाया है वो जरा देखिए तो पलट के मुझे बताइए क्या है लिखा हुआ है। श्रेयस देखो तो जरा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने कंडीशंस लिखवाया था, और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बताया था एग्जांपल्स के साथ। और भी कुछ होगा खुशी? यस मैम। मैंने ये बताया था ना, उसका कंडीशंस लिखवाया था, जरा चेक करो तो उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। और भी बहुत लोग थे, देखिए कुछ लोग थे वो, उनका मुझे याद है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशंस लिखवाया था, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है वो भी बताया था, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, और सब में क्लोज इंटरवल उसमें बताया था। डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या क्या होगा, इस तरह का टर्म्स था।
तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x है। तो 1 प्लस 1/x जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कौन सा फंक्शन है ये बताना है। तो बाकी के फंक्शंस में भी हम लोगों ने बताया था, यहाँ पे है y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हो जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, कांस्टेंट बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो ये इंफिनिटी हो जाता, तो ऐसा केस तो यहाँ होना नहीं है। सो अब यहाँ पे आपको ये बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। वैसे यहाँ पे इतना कुछ बताना नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है show that y is a strictly decreasing function, that means y strictly decreasing function है। अब आपको इसी चीज को वैल्यूज करके सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट रूल्स है उसे डिफरेंशिएट करके ये बताना होगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कैसे है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कैसे है। रियल वैल्यूज के लिए, रियल वैल्यूज में रियल नंबर्स है और कोई भी रियल नंबर्स का वैल्यू ले सकता है। ये मैंने डोमेन और फंक्शन में बताया था, बता सकते हो कोई कैसे करना है इसको? आदर्श, आदर्श उस क्लास में था इसमें मैंने ये बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला फंक्शन। चलो बताओ सर, और कैमरा ऑन करो, तुम लोग क्या कर रहे होते हो मुझे समझ नहीं आता। मैथ्स में पास होना है कि नहीं होना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? सब शांत है। पता है पेपर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। सचिन, सचिन कैमरा ऑन करो। क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? प्रेरणा कैमरा ऑन करिए। खुशी, आकाश, दिव्या, तन्वी, मनीष, अभिलाष। बताओगे क्या होगा? डिफरेंस कंडीशन तो मेरे पास वो लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया था क्लास में सारा, देखो एक बार चेक करो। मैम x, ऐसे तो हम बताते चले जाएंगे हर क्वेश्चन को, उसके बाद हम मैम x1 is smaller than x2. x1 is smaller than x2। ये वाला केस यहाँ नहीं, इसके बाद वाला एक और बताया था, ये बताया था वैल्यूज के लिए, अगर रियल वैल्यू पता हो तब ना, पता नहीं है आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताया। तो फंक्शन x1 is smaller or equal to डिफरेंशिएट function करना होता x2. है, हाँ डिफरेंशिएट करने वाला रिजल्ट वो सारा एक ही चीज है। उसके बाद डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा था, मैंने एक हेडिंग लगाया होगा, टेस्ट ऑफ टेस्ट फॉर अ फंक्शन टू बी, क्या बोला जाए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा कुछ होगा, टेस्ट करके लिखा है जिसमें डिफरेंशिएशन होगा। if f(x) is a continuous function in closed interval, then f dash x is greater than 0 in open interval, ऐसा कुछ टर्म होगा, then it is maximum, minimum, ऐसा कुछ टर्म होगा। देखो Ma'am, if fx is strictly decreasing in AB, हाँ that is closed interval, हाँ so fx less than 0 for all x belongs to AB. उसी का फंक्शन के थ्रू बस इसको शो करना है, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में जजमेंट तुमको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है जजमेंट? क्योंकि
अगर ये पूछा जाता ना ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जैसे सिंप्लीफिकेशन में डिफरेंशिएट कर दो, वो डिफरेंशिएटेड रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग है, बस खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे या फिर इक्वल टू और वैसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो ये चीज बताना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आपको बस शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे है। तो अब x का वैल्यूज कुछ भी रियल वैल्यूज लेते चले जाओ, वही चीज जो कंडीशन x1 x2 का आप रेंज गिवन रेंज से लेते हैं, और यहाँ पे रियल वैल्यूज ही है लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, और रियल नंबर में आप कुछ भी ले लो, जीरो मत लेना क्योंकि जीरो लोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में हम इसको नहीं ले सकते। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू कुछ भी डालते चले जाइए, 1 2 3 4, अब उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वही बता देगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसी का तरह वैल्यूज रख रख के आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा, ग्राफ नहीं बनेगा यहाँ पे, सिर्फ फंक्शन निकालोगे, फंक्शन x का वैल्यू रखे 1 रख के देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है, इसी तरह 2 करके देखो क्या आ रहा है, 3 करके देखो क्या आ रहा है, तो इसी को शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बस इतना ही करना है। बहुत ज्यादा कुछ आपका क्या कहा जाए, अगर ये डेफिनेट नहीं रहता, जैसे इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये डिफाइन नहीं किया जाता, और कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये क्वेश्चन से पूछा जाता तो फिर आपको डिफरेंशिएट करके उसके बेसिस पे सिंप्लीफाई करके बताना है। ऐसे यहाँ पे बस ये शो हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन को लिख ही दिया है। अगर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपका मतलब क्या है, दिस सम इज इक्वल टू 1 प्लस x इनवर्स मतलब x टू द पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो y डैश आएगा, और ये जो डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट इसका 0 ही हो गया, x इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 को तो माइनस लिखना भी जरूरी नहीं है, -1 into x to the power -2 हो गया। अब ये जो वैल्यू है क्या है, दिस इज लेस देन 0। अब x का वैल्यू तुम रखो कुछ भी, x का वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे, तो पहले तो ये है कि माइनस साइन बाहर है, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, उसके बाद x का वैल्यू मान लो आप -1 ही रख दिए और इसका पावर -2 चला गया, तो अब क्या हो गया, माइनस ऑलरेडी है यहाँ, इसका पावर -1 का पावर आप कुछ भी रखो तो 1 का पावर -1 का पावर 2 हो गया, और -1 का पावर 2 हो गया तो अल्टीमेटली ये 1 आ गया। तो वैल्यू ऑफ y अगर करें इसका हमें एक्चुअल वैल्यू इसमें कुछ पूरे फंक्शन में डालें तो ये 1 प्लस माइनस ये आपका क्या टर्म आ रहा है -1 आ रहा है, 1 -1 हो जाएगा तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो एक टर्म आपका 0 आ गया। इसी तरह अगर x का वैल्यू कुछ और डाल के देखो, 3 डालो 1 डालो 4 डालो 5 डालो कुछ भी डालते चले जाओगे, रिजल्ट जो आएगा वो क्या जाएगा, डिक्रीजिंग, मतलब एक तो 0 से शुरू हो रहा है और 0 से इस तरह से जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, बस इतना शो करना है। लेकिन जब भी शुरुआत करिएगा तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का टर्म्स पढ़ चुके हैं तो आपको इसको डिफरेंशिएट करके इतना बताना पड़ेगा ये डिफरेंशिएशन ऐसा आ रहा है इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये कंडीशन में ही डिफाइंड है। डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तब होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये यहाँ से पता चलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इसको निकाल लो, 0 डालो वैल्यूज 1 डालो 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज रखते चलेगा और रिजल्ट्स लाते चलेगा, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो हो जाएगा। कहीं भी इक्वलिटी मेंटेन नहीं करता, कहीं भी इक्वलिटी का टर्म नहीं आता, सो ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बस यही चीज आपको शो करना है, इसी चीज को बस लिख देना है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के फॉलो करके सिस्टमैटिक वे में इसको लिखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है, if x is equal to 2 at 2 and y is equal to at 4, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर इस पर आप ये पढ़ रहे हैं x is equal to 2 at 2, that means ये फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन आपको dy by dx निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x is a constant and y is also a constant, और constant का constant में वैल्यू निकालोगे तो dy by dx कभी कुछ होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। ये फंक्शन dy by dx इस तरह से तभी निकाला जा सकता है जब ये जो क्वेश्चन है वो ये हो कि x is equal to 2
AT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, x और y अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो अलग अलग फंक्शन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखता है, x का पूरा एक अलग फंक्शन दिया जा रहा है, y का पूरा अलग फंक्शन दिया जा रहा है, और आपसे dy by dx पूछ रहा है, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो भी फंक्शन पढ़ा होगा, वो इस तरह का फंक्शन होता है। y इसी को fx को y लिख दिया जाता है, y इज इक्वल टू दिस लिखा होता है। बताओ ये है या नहीं? जो क्वेश्चन इस तरह का हो रहा है, जिसमें dy by dx आपको इस तरह से निकालने के लिए बोला जा रहा है, और x और y दोनों को इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x और y नहीं होगा, कोई और वेरिएबल होगा, और जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो t है वो आपका वेरिएबल है। ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, x इज इक्वल टू 2 times 8t का पावर 2, ये है, एंड y का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8t का पावर 4, ये है। अब यहाँ से तुमको dy by dx निकालना है, तो यहाँ पे कभी भी जब ये फंक्शन, ध्यान देना, जब मैंने फंक्शन बताया था तब भी आपको एक चीज बताया था, जो भी टर्म यहाँ दिया है और जो टर्म यहाँ दिया है, जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। अगर ये चीज नहीं भी याद है तो ऐसे समझ लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा होता है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता है तो आप क्या लिखते हैं, dy by dx, और dy by dx के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं इसका वैल्यू, तब 2x आता है। सिंपल सा टर्म है। अब यहाँ पे अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इधर 1 आ जाएगा, और इसको t का टर्म है, a है, 2 है, तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस x फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो dx by dt t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो फंक्शन है x डिफाइन किया गया है वो t के टर्म में डिफाइन किया गया है। तो जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो t, जैसे x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखते हो, यहाँ पे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। सो 2 ऑलरेडी है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सो 2 into 2 480 होगा ये डिफरेंशिएशन। इसी तरह अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये भी x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज dy by dt होगा, और यहाँ से आपको इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 4 times 8t क्यूब, क्योंकि x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 480 क्यूब। अब ये जो रिजल्ट आया है dx by dt dy by dt, यहाँ से आप dy by dx निकाल सकते हैं, क्योंकि dt dt कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर लोगे, dy by dt को dy by dx से, सॉरी dx by dt से डिवाइड करो। जब ये डिफरेंट डिवाइड करोगे तो आपका टर्म यहाँ पे आ जाएगा 4at क्यूब डिवाइडेड बाई 4at। और अगर ये चीज ध्यान से देखो तो इधर वाला टर्म जो कि कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो इसको देख सकते हो, ये टर्म आ जाएगा dy by dt इंटू dt by dx। अब ये जो टर्म dt by dx आ गया तो ये dt dt टर्म कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली तुम्हें वही मिला जो क्वेश्चन में पूछा गया था, dy by dx निकालो। तो ये dy by dx आ रहा है, कभी भी इसको ऐसे कैंसिल मत करना, ये अंडरस्टूड होता है, ये मैंने यहाँ पे बस शो करने के लिए कर दिया, dt dt आप उसमें कैंसिल हो जाएगा, बट इसको ऐसे कट नहीं करोगे, मैथमेटिकली वो इनकरेक्ट होगा अगर आप इसको कट करते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा 4 4 कैंसिल, a और t एक a t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, t स्क्वायर, ये वैल्यू होगा, यही हमें मिला। 4 4 कैंसिल, एक at से एक at कैंसिल हो जाएगा, तो a तो कैंसिल ही हो गया, t का पावर 2 यहाँ पे बचाएगा, तो dy by dt इज इक्वल टू t स्क्वायर आया है। यही आपका रिजल्ट है इस क्वेश्चन का।
तो ऐसे क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जब x और y इंडिपेंडेंटली किसी और टर्म में एक्सप्रेस किया जाए और आपसे dy by dx पूछा जाए। इसी क्वेश्चन को अगर चाहो तो रिप्लेस कर दो, कुछ और टर्म के फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। x का वैल्यू कुछ डाल दिया जाएगा, p के फॉर्म में कुछ और एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, उस तरह से इसको सिंपलीफाई करना। क्लियर है ये? क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. अब अगर इसी में मान लो x के लिए हम कुछ और रिप्लेस कर दें, मान लो जस्ट x का वैल्यू हम रख दें a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा, सॉरी नॉट थीटा, ऐसे थीटा रख सकते हैं, चलो a cos थीटा, एंड y का वैल्यू रख दें b sin थीटा। अब आपसे बोले dy by dx निकालना। अब dy by dx निकालना उसी तरह से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकाल सकते हो, क्योंकि x और y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो जो हम पहले का तरीका अप्लाई करते थे वो नहीं हो सकता। यहाँ पे वही चीज करना पड़ेगा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर dy by dx निकालना पड़ेगा, तो फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा। अच्छा देखिए करके जरा, इसको आ जाएगा आंसर, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत सिंपल सा टर्म है। एक और फंक्शन कर लो, 6t square plus 2x plus 2t and y is equal to t cube plus 2t square। देखो तो जरा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके, cos tan वाला अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। तो dy by dx निकालना है फॉर बोथ द केसेस। करके बताओ सचिन, करके बताओ। कैमरा, तुम लोगों का जो कैमरा लग रहा है ना, पता नहीं इतना एक्सपेंसिव है जो ऑन ही नहीं रह सकता, इतना ज्यादा डेटा खत्म हो जा रहा है आपका, और डेटा बचा के पता नहीं क्या करने वाला है। एग्जाम के बाद जो करना होगा डेटा करते रहना, एग्जाम के टाइम तक तो कर लो थोड़ा सा से। बताओ क्या होगा, देखो सचिन कैमरा ऑन करिए। बताओ क्या यार, खुशी बन गया? बोलो क्या होगा? सचिन, हाँ रश बोलिए। माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन, कॉस में जाए कॉट बी बाई ए, ठीक है माइनस। सेकंड वाला देखो,
सेकंड का क्या होगा सचिन बताओ, अभी जस्ट बताए हैं, कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? नहीं बनेगा सचिन, बना या नहीं बना ये बताओ सचिन। बन गया? हाँ ना, क्या बोल रहे हो? मैम तो व्हाट? यस मैम। नहीं बना है इसके लिए या बन गया इसके लिए? नहीं बना है। डिफरेंशिएट करो। अच्छा मुझे सचिन ये बताइए, dx by dt कर रहे हैं, क्या हो लिखना बताओ? 12t 12t, ठीक है हो गया 12t। आगे +2 +2 हो गया, खत्म। नहीं तो करना था इसमें dx by dt करने के लिए। dy by dt बोलो क्या होगा? dy by इस y फंक्शन को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर, ठीक है। तो इतना डर क्यों रहे हो? 3t स्क्वायर प्लस आगे 40 40, यही रिजल्ट है हमारा। अब आपको dy by dx निकालना है, तो x इसको y के रिस्पेक्ट में ऐसे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट डायरेक्टली तो कर नहीं सकते थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से dy by dx निकालना है, तो y वाले टर्म को x वाले टर्म से डिवाइड करो। आप dy by dx आपको निकालना है, तो आपका ये वाला टर्म जो है वो dy by dt दिस इज इक्वल टू dy by dt लिखोगे डिवाइडेड बाय dx by dt। और ये जो टर्म आता है आपको बस उसका वैल्यू रख देना है, 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड बाय 12t प्लस 2। खत्म हो गया, यही आंसर है। इतना ही तो बताना था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई तक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब लार्ज क्वेश्चन आ गया, मतलब long answer question. Show that the equations are inconsistent. So inconsistency का कोई कंडीशन मुझे बता सकता है क्या है? कोई भी इक्वेशन अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस एक से ज्यादा इक्वेशंस पूरा दिया हुआ है आपके पास एक ही मैथमेटिकल वैल्यू के लिए, मतलब x y z तीनों का वैल्यू एक ही होगा इन तीनों इक्वेशन के लिए, तो इस तरह के इक्वेशन को आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल सकते हैं। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो वैल्यू ऑफ x है वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वैल्यू का मतलब कोई बता सकता है मुझे? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए, बता सकते हो? क्या बोली मैम, एक बार रिपीट कीजिएगा मैम। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पे पूछा है ना, सो दैट द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब बता सकते हैं? यस मैम। मैम अगर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। इक्वल टू 0 होगा तो इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, ठीक है। और अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो
कंसिस्टेंस होगा, मतलब कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब वही सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन से डिपेंड करता है। यूनिक और में कभी कभी होता है क्या टर्म आता है, जब सॉल्यूशन जैसे एक्स वाई जेड का एक चीज यहाँ पे थोड़ा बेसिक में जा सकते हो, एक्स वाई जेड तीन वैल्यूज है, तीन इक्वेशन है, तो इसके हिसाब से हम तीनों का एक अलग अलग सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। तीनों का वैल्यूज एक्स वाई जेड का तीनों ही इक्वेशन के लिए वैल्यू सेम होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है, कभी कभी ना एक्स वाई जेड का एक ही वैल्यू आता है, तब आप यूनिक बोल रहे हैं, जो भी टर्म तुमने डिफाइन किया। दूसरा टर्म है मेनी सॉल्यूशन भी यूज कर सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और केस है इसका, इनकंसिस्टेंट वाले केस में क्या आ जाता है, दो 0। वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ना। सॉल्यूशन जो होगा वो कितने तरह का हो सकता है, या तो हमें एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन मिले, या तो सॉल्यूशन भी ना मिले, ऐसा भी इक्वेशन बनता है क्या? आदर्श, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ऐसा इक्वेशन बनेगा क्या? प्रेरणा, बताओ। प्रेरणा, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. बताइए तो ऐसा है पॉसिबल सॉल्यूशन ना मिले, सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिले? यूनिक सॉल्यूशन का टर्म तो कहीं ना कहीं डिफाइन अभी कर रहे थे, इनकंसिस्टेंट, आदर्श बता सकते हो आप इस? मैम इसमें सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। तो सॉल्व देखो, इन तीनों इक्वेशन में जो हम बता रहे थे उस चीज को एक बार ध्यान से देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तीन इक्वेशन है, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू है, कुछ भी एक्स वाई जेड का वैल्यू हो सकता है। तो होगा क्या, एक्स वाई जेड का जो वैल्यूज है तीनों इक्वेशन के लिए सेम है, ये तो श्योर है। अब उसमें जब आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे तो कभी कभी ये होता है, किसी पर्टिकुलर एक्स, किसी पर्टिकुलर वाई और किसी पर्टिकुलर जेड का एक ही वैल्यू मिलेगा, जो भी मिले, एक्स का जो पर्टिकुलर वैल्यू मिला है उसके सिवा और कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, वाई का जो भी वैल्यू मिला है उसके सिवा और कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली जेड के साथ है। लेकिन अगर एक से ज्यादा भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं, जिससे अभी तुम बता रहे थे मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसा आ सकता है, तब वो टर्म अलग हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, वो टर्म अलग होता है। और एक ऐसा भी तीन इक्वेशन होगा जिसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर इसका सॉल्यूशन अगर ऐसा हो जिसका सॉल्यूशन नहीं आए इन तीनों इक्वेशन में, इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू इस इक्वेशन के लिए वैलिड है वो दूसरे के लिए वैलिड नहीं है, वो थर्ड के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो इन तीनों इक्वेशन का एक जैसा एक सॉल्यूशन x का एक वैल्यू के लिए तीनों इक्वेशन कभी वैलिड नहीं होगा, y के एक सिंगल वैल्यू के लिए ये तीनों इक्वेशन कभी भी ट्रू नहीं होगा, z का एक सिंगल वैल्यू के लिए कभी भी ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगा। इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिलना कहा जाता है। तीन केस हो सकता है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का टर्म जब आता है तो इनकंसिस्टेंट के केस में हम ये बोल सकते हैं कि या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा, ये दो केस होता है शायद। आदर्श, सिंपल सॉल्यूशन एक मिलेगा या दोनों ही केस होगा, ये बताओ। मैम किस में? इनकंसिस्टेंट में मेनी सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन मिल जाए या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा तभी इनकंसिस्टेंट होता है। अब मेनी सॉल्यूशन और
क्या कहा जाए, नो सॉल्यूशन के केस में, जो अब इसी को मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, जब जो खुशी बता रही थी, मैट्रिक्स से जब हम कंपेयर करते हैं तो नो सॉल्यूशन के केस में आपका क्या टर्म आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। सही है ना खुशी, तुम क्या बोल रही थी अब बताओ। मैम हाँ बोलो क्या बोल रही हो। इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैम इनकंसिस्टेंस के केस में डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, और जब डिटरमिनेंट हाँ 0 नहीं ये- होता है, नॉट हाँ इक्वल टू 0, तब वो कंसिस्टेंस होता है और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलो ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, लेकिन इस कंडीशन का इस्तेमाल ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नहीं करना है। उस कंडीशन का इस्तेमाल तब करिए जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब। अगर क्वेश्चन ये दिया है और तुम्हारे सिलेबस और जो भी कंडीशन है और 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको उसके बेसिस पे नहीं बताएंगे कि ये जो रिजल्ट है वो इनकंसिस्टेंट है। इसको हम लोगों को बताना पड़ेगा विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के सॉल्यूशन के बेसिस पे बताना है ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। ठीक है, अब मैट्रिक्स का सॉल्यूशन अगर पढ़े हो तो उसके बेसिस पे इसका जो मैट्रिक्स बनता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालो या ए इनवर्स निकालो या फिर मैट्रिक्स का रो एलिमिनेशन परफॉर्म करो, उसके बेसिस पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालिए, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उस प्रोसेस में आपको पता चल जाए तो फिर आप बता सकते हैं, मतलब उस रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ डिटर्मिनेंट के बेसिस पे आपको 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ए इनवर्स तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि शो करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शो दैट द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट है, ये हमें पहले से पता है, बस इसको शो करना है सिंप्लीफाई करके। अब उसका रैंकिंग नहीं, उसको इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके। तो इसको अगर प्रोसेस बताएं तो कर लोगे ये तुम लोग या फिर बताना पड़ेगा मुझे, तो बताओ कैसे बनाना है। x 1 2 3 है, 3 5 8 है, मैट्रिक्स बताओ तो जरा क्या है। 1 2 3 का ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम 1 2 3 3 5 8 3 5 और 8 4 7 11 4 7 11। और अगर इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स में लेना है तो इधर से तुम इसका रिजल्ट भी ले लो। मैम 3 5 8 तो -9 हो। 3 5 8 माइनस में, तो सबके सब माइनस में। ठीक है, माइनस कर देगा, माइनस माइनस माइनस, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 6 1 ये भी आ जाएगा, है ना। चलो इतना पता है, ये लिखना समझ में आ गया क्या है। ऐसे लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को। यस मैम। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कोशिश ये करिए कि इसको सिंप्लीफिकेशन के करने में सबसे पहला स्टेप ये करना, फर्स्ट एलिमेंट जो भी है उसको 1 में कन्वर्ट कर देना। 1 में कन्वर्ट करने का जरूरत यहाँ नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रो मीन्स दिस एलिमेंट हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है फिलहाल। ये जो रो है इसके हेल्प से इन दोनों के टर्म को इसके नीचे जो भी लिखा है उसको क्या करिए, 0 में कन्वर्ट करिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यू हैव टू कन्वर्ट R2 सेकेंड रो इन टर्म्स ऑफ, ऐसे कर लो, सेकेंड रो को कन्वर्ट कर लो। क्या करना है, इसमें से जो रो ओरिजिनल है
उस रो में से माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स R1। क्या किया मैंने, इस रो में से 2 टाइम्स R1 को घटा दे रहे हैं। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज 1 -3 4 एंड 3। जब हम ऐसे लिख देते हैं तो ये कम करोगे, तो जब ऐसा करोगे इस R2 में से 2 इंटू R1 करोगे तो क्या होगा, R इंटू ये टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। साथ में एक काम और करो, यहीं पे R3 को कन्वर्ट कर दो ओरिजिनल R3 रो -3 टाइम्स R1। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों टर्म आराम से 0 हो जाएगा, तुम्हारा एक ही स्टेप है। अब इसमें बाकी करिए, -5 ऑलरेडी है, -5 को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 माइनस यहाँ पे करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -6 हो जाएगा, और -6 इंटू -6 -5 क्या आ जाएगा, देखो तो जरा। बताओ, 2 में से करना है मल्टीप्लाई, बताइए क्या होगा। इस ओरिजिनल -5 में से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 से तो -6 हो जाएगा, और -6 को घटाना है ना तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे -6 तो +6 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 बचेगा। नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, यहाँ पे जब इसका करोगे तो आपको क्या करना है, इस टर्म का 4 से मल्टीप्लीकेशन, और 8 7 में से 8 घटाइए -1। फिर यहाँ पे करिएगा R2 6, इस वाले टर्म को भी कर लीजिए अप्लाई, इधर भी अप्लाई होगा ये चीज। ऑपरेशन ये परफॉर्म करके देखो, 3 से भी करना पड़ेगा, फिर हमें 6 × 6 टर्म आ जाएगा, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 6 6 - 6 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, सॉरी ये तो शुरू वाला तो 3 है, 6 है, और फिर ये टर्म 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके क्या क्या करना है, वापस से वही करना है, माइनस करना है इस टर्म को, तो -8 ऑलरेडी है, -6 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे जब इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 -9 और -8, तो -9 माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा -1। सिमिलरली 11 के साथ परफॉर्म करो यही चीज, तो आपके पास 4 2 8 सॉरी 4 3 12 18, यहाँ पे फिर से माइनस करना है। अब यहाँ पे करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 1 -9 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। पर क्रॉस चेक कर लो फिर से, जो कैलकुलेशन किया है कुछ गलत तो नहीं है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। 5 - 6 + 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये टर्म 1 है, अब इन दोनों टर्म को 0 करो। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को 1 रखा, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको 0 कर दिया। सेकंड में सेकंड एलिमेंट, हमेशा कोशिश करिए डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करने का, तो ये ऑलरेडी 1 हो चुका है, अब इन दोनों को 0 करना है। इन दोनों को 0 करने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे जोड़ दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें जोड़ दो, तो ये टर्म आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो वैल्यू है ये 1 0 0, ये तो चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इस रो में क्या करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 + 4, तो -3 + 4 -3 में से आपको क्या करना है, एक सेकंड, इस टर्म में से इसको घटाना है ना, इस टर्म में से 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 टर्म है और इस 3 को -3 में ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे प्लस करना है,
इन दोनों को जोड़ना है, इसका मल्टीपल कर रहे हो -3 और +4 तो 1 हो जाएगा, -3 +4 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सॉरी ये तो 4 ही रहेगा, इसमें तो चेंज नहीं होगा, ये 1 फिर आप इसके साथ वही ऑपरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, -2 -3 होगा तो -3 हो जाएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब यही जो टर्म है आपको यहाँ भी करना है, इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो इस टर्म में मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। तो वो ऐड करोगे तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा, क्योंकि शुरू वाले टर्म में 0 है। फिर यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे तो ये वही आ जाएगा, तो ये तो 0 और 1 ही रहेगा -1। अब इसको इसी तरह से जब सिंप्लीफाई करोगे तब आपको कुछ टर्म्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ये वैल्यूज इनविजिबल हो जाए या फिर कुछ गायब हो जाए। अब इस टर्म को 1 करना है, अगर ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाता है तो आपको बोल सकते हो कि वो टर्म है उसका वो कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना है इस आपने किया क्या है, इस वाले पोर्शन को जो फर्स्ट पोर्शन है इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और अकॉर्डिंगली इधर वैल्यूज आ जाता है तो ये कंसिस्टेंट होगा, तो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट होगा और उसके केस में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलना ही कंसिस्टेंट होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसी फॉर्म से सॉल्व करो या फिर कोई और भी फॉर्म है जिसका तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहा है उस ग्रामर रूल से भी सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो, अगर एगमेंटेड फॉर्म से भी निकाल सकते हो, ए इनवर्स के फॉर्म से भी निकाल सकते हो, लेकिन सारे फॉर्म से नहीं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। जिसकी तरीका से तुमको सुटेबल लगता है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मेथड क्वेश्चन में दिया नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, जिसको भी जो मेथड आता है उसके हिसाब से सॉल्व करो। लेकिन हाँ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी लिमिट है। अब जिस तरह से आप इसके सोच क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल टर्म्स लिख देना उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी होने लगेगा। तो पिछला जो अच्छा लिखे थे उसका भी मार्क्स कट जाते हैं, तो ये चीज ध्यान देना है। अब इसी फॉर्म से एलिमिनेट करके सॉल्यूशन निकालो, वो बता दो, या फिर ए इनवर्स निकाल के बता दो। अगर ए इनवर्स नहीं निकलता है तब भी इनकंसिस्टेंट बोला जा सकता है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप उसको भी निकाल के बता सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी मेथड सुटेबल लगता है वो उसके साथ। अगर ये पर्टिकुलर मेथड सुटेबल लगता है तो बोलो फिर हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। अदरवाइज आप जो पहले से पढ़े हुए हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का आपका ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो बस इतना ही क्वेश्चन है 7। 2 में सब पार्ट दिया इसलिए इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन तुम लोगों का नहीं पूछा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, है ना। ये तो कल 2018 का है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बहुत ज्यादा तो नहीं है इस सेक्शन में, बट हाँ कुछ डिपेंडेंट वाला ये डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी वाला टर्म है। ये दोनों सेट थ्योरी का ये परमुटेशन है। हाँ मैक्सिमम मिनिमम एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करके देखना इनवर्स मेथड से तुम लोग, या फिर जो हम एलिमिनेशन मेथड बता रहे थे उससे, और फिर उससे प्रूफ करिए इनकंसिस्टेंट है या नहीं। मुझे सॉल्यूशन भेजिएगा बस करके आप लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन भेजना, सॉल्व करके मुझे भेजना सॉल्यूशन कैसे बनाए हो। चलो ठीक है फिर।